नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं आरआरबी लाइब्रेरियन, ठीक है, जो कि 12 सितंबर 25 को हुआ था, उसी का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी बहुत हो, गलत सही नहीं हो, फिर भी हम लोग देखते हैं। और चैनल को, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मैं जो सॉल्यूशन करवाऊंगा वो आपको सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहले क्वेश्चन में कह रहा है द पॉइंट स्पेस डैश स्पेस, पॉइंट स्पेस, ठीक है, पॉइंट स्पेस डैश स्पेस, ओके, इन ISBD पंचुएशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट स्पेस डैश स्पेस इन ISBD पंचुएशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए यूज किया जाता है ISBD में। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेपरेट द डिफरेंट एरियाज ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एरिया। फर्स्ट एरिया को छोड़कर सेपरेट करता है डिफरेंट एरियाज ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है US मार्क और कनाडा मार्क के सामंजस्य के परिणाम स्वरूप किस चीज़ का उदय हुआ। तो इसका सीधा ऑप्शन सही, ऑप्शन इसका जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी मार्क 21। ओके, US और कनाडा मार्क को बन के दोनों को मिला के मार्क 21 बना था। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वाई इज़ द सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डिजाइंड। जो सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है को क्यों डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रोवाइड अ मॉडल फॉर रिप्रेजेंटिंग कंट्रोल्ड वोकेबुलरी एंड स्कीम्स। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आ बेसिक सब्जेक्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो बेसिक सब्जेक्ट है उसको कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या होता है बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है, आ सब्जेक्ट विदाउट एनी आइसोलेट आइडिया। कोई भी आइसोलेट आइडिया के बिना जो सब्जेक्ट होता है ना उसको बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं, मूलभूत सब्जेक्ट। ओके, मूलभूत विषय, हिंदी में बात करें अगर तो मूलभूत विषय मतलब मूल विषय। तो बिना किसी आइसोलेट आइडिया का जो सब्जेक्ट होता है उसको बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट CC कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में क्या चीज़ सही है। तो इट यूजेस अ मिक्स्ड नोटेशन ऑफ न्यूमरल्स, रोमन लेटर्स एंड पंचुएशन मार्क्स, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉलम क्लासिफिकेशन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। मिक्स्ड नोटेशन में नंबर, लेटर और पंक्चुएशन मार्क का यूज CC में किया जाता है। सर्वप्रथम SR रंगनाथन सर ने 1933 में CC को बनाया था। इसके एडिशन आए थे 1933, 39, 50, 52, 57, 60, 63 में रिवाइज एडिशन आया था, उसके बाद 87 में। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स इन DDC एंड UDC इज टिपिकली अचीव्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है DDC और UDC में रिप्रेजेंटेशन होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स इन DDC एंड UDC इज टिपिकली अचीव्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किस चीज़ के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ रूल्स एंड डिवाइसेस, ठीक है, प्रोविजन ऑफ रूल्स एंड डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेटा, सूचना और ज्ञान के में सही अंतर करता है। ठीक है, 4 कथन दिए हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कि डेटा जो होता है ना, नहीं, डेटा, सूचना और ज्ञान में, डेटा को किसको कहते हैं डेटा, किसको कहते हैं सूचना और किसको कहते हैं ज्ञान, क्योंकि तीनों की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखेंगे डेटा और सूचना मूर्त है, ज्ञान अमूर्त है। ठीक है, ज्ञान की तो कोई वो नहीं होती है ना, मूर्ति, वही ज्ञान की मूर्ति, मतलब ज्ञान अमूर्त होता है, दिखता नहीं है ज्ञान, और डेटा और सूचना दिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त पक्षात्मक पद्धति है, फ्रीली फेसिटेड सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीली फेसिटेड सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डीडीसी है ना, वो इन्यूमरेटिव है, कैसी है, प्योर नोटेशन का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, तो क्या है, इन्यूमरेटिव। तो क्लियर हो गया होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विषय निर्माण की कौन सी विधा बोल्डिंग के सामान्य पद्धति के साथ बहुसंकर के समतुल्य है। ठीक है, कह रहा है विषय निर्माण की कौन सी विधा बोल्डिंग के सामान्य पद्धति के साथ बहुसंकर के समतुल्य है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आस्वन विधा, जहाँ विविध यौगिक विषयों से शुद्ध विद्या शाखा उभरती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कटर के अनुसार पुस्तकालय प्रसूचीकरण में सार्वजनिक सुविधा, कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे जोर देता है कटर के अनुसार। तो वो कहता है कि ऑप्शन नंबर सी, उपयोगकर्ता की ज़रूरतें सख्त नियमों के अनुपालन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सख्त नियमों की अपेक्षा उपयोगिता की जो उपयोगकर्ता की जो ज़रूरतें होती हैं ना, वो सख्त नियमों के अनुपालन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। समझ गए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में कह रहा है रंगनाथन के अनुसार विषय निर्माण की विधि कौन सी नहीं है। ठीक है, रंगनाथन के अनुसार विषय निर्माण की कौन सी विधि नहीं है। फ्यूजन है, लूज असेंबलेज है, लेमिनेशन है, ज्ञान मीमांसा नहीं है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, KOS, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का टिपिकल एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इन्वेंट्री लॉग। इन्वेंट्री लॉग थेसैरस है, टैक्सोनॉमीज है, क्लासिफिकेशन स्कीम है, इन्वेंट्री लॉग नहीं है। तो ये पूछ रहा था, नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचना साक्षर व्यक्ति के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल या क्षमता नहीं है। मतलब सूचना साक्षर व्यक्ति के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल या क्षमता नहीं है। तो पुस्तकालय संग्रह विकास पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ठीक है, सूचना के स्रोतों की प्राप्ति स्वीकार करने की क्षमता, ये सही है। सूचना का पता लगाने, खोजने, उस तक पहुंचने की क्षमता, ये सही है। सूचना आवश्यकताओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता। पुस्तकालय संग्रह विकास पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है देखेंगे। 14 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ क्लासिफाइड कैटलॉग। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ क्लासिफाइड कैटलॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ क्लासिफाइड कैटलॉग। तो क्लासिफाइड जो कैटलॉग होता है ना, इसके टू मेन पार्ट क्या क्या होते हैं।
तो इसका होता है क्लासिफाइड पार्ट और अल्फाबेटिकल पार्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, प्रथम प्रकाशित ISBD था, जो प्रथम प्रकाशित ISBD था ना, प्रथम प्रकाशित ISBD क्या था, तो वो था ISBD-M मोनोग्राफिक पब्लिकेशन। ओके, क्लियर हो गया होगा। जो प्रथम प्रकाशित ISBD था ना, वो मोनोग्राफिक था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पुस्तकालय प्रसूचीकरण लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में संक्षिप्त नाम RDA का पूर्ण रूप क्या है। क्लियर, सिंपल ही था। ऑप्शन नंबर ए रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है रंगनाथन एनोलॉजी फॉर सब्जेक्ट्स इन हिज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रंगनाथ एनोलॉजी फॉर सब्जेक्ट्स इन हिज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज बोरोड कहाँ से लिया गया था, तो एनोलॉजी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। क्लियर हो गया होगा। एनोलॉजी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ISBD विवरण के 8 क्षेत्रों में से नहीं है। ISBD के 8 क्षेत्र होते हैं, उसमें कौन सा नहीं है, तो कॉपीराइट एरिया नहीं है। ओके, नोट्स, एडिशन, सीरीज, ये तीनों होते हैं। सी नहीं होता है, कॉपीराइट एरिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू विच प्रोक्लेमेशन। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना समाज, अकॉर्डिंग टू विच प्रोक्लेमेशन। ठीक है, जो सूचना साक्षरता और लाइफ लॉन्ग लर्निंग आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू विच प्रोक्लेमेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी द अलेक्जेंड्रिया प्रोक्लेमेशन। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 19 का जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि वर्गीकरण प्रणालियों को ज्ञान और नए विषयों की समृद्धि को समायोजित करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि वर्गीकरण प्रणालियों को ज्ञान और नए विषय की समृद्धि को समायोजित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। वर्गीकरण प्रणालियों को ज्ञान और नए विषयों की समृद्धि को समायोजित करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है इन कॉलम क्लासिफिकेशन द सब्जेक्ट मिस्टिसिज्म इज यूनिकली पोजिशनड बिटवीन। जो मिस्टिसिज्म होता है किसके बीच में पोजीशन है, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बीच में पोजीशन है। तो ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है संकेतन का लचीलापन पुस्तकालयों को क्या करने की अनुमति देता है। जो संकेतन का वो ट्रेसिंग का जो लचीलापन पुस्तकालयों को क्या करने की अनुमति देता है, स्थापित क्रम को बिगाड़े बिना संग्रहों का विस्तार या परिशोधन करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। डिजिटल पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं के समक्ष ज्ञान प्रणाली KOS को किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेबसाइटों पर थीम या श्रेणियों के तार्किक समूह के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 23 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स एक्सप्लिसिट एंड टैकेट नॉलेज। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिए हैं नीचे एक्सप्लिसिट और टैकेट नॉलेजों को क्या डिस्क्राइब करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट, मतलब क्या डिफरेंस करता है एक्सप्लिसिट और टैकेट नॉलेज को। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड ओपनली, ओके, टैकेट नॉलेज इज पर्सनल एंड मे बी अनएक्सप्रेस्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ फॉर इम्पार्टिंग यूजर एजुकेशन इन लाइब्रेरीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड है इम्पार्टिंग करने के यूजर एजुकेशन को लाइब्रेरी में। ठीक है, तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, व्हेन डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्सिंग became more widespread and systematic। तो लेट 19th सेंचुरी, ओके, लेट 19th सेंचुरी। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। कैटलॉगिंग कोड्स आर डिजाइंड टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कैटलॉगिंग कोड्स होते हैं ना को आर डिजाइन किया गया था टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या इंश्योर करने के लिए। कैटलॉगिंग कोड्स आर डिजाइन टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, कैटलॉगिंग कोड्स को किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कैटलॉगिंग प्रैक्टिस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की मद आइटम नंबर 12 के अनुसार पुस्तकालयों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो स्टेट सब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, 1950 के दशक में विकसित की गई फेराडेन की अनुक्रमणी प्रणाली फेराडेन इंडेक्सिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है रिलेशनल इंडेक्सिंग, संवादात्मक अनुक्रमणीकरण। तो ऑप्शन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है आ मशीन रीडेबल कैटलॉग कैन सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मशीन रीडेबल कैटलॉग है ना, कैन सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, सर्चिंग बाई एनी बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट सच एज ऑथर सब्जेक्ट एंड पब्लिशर प्राइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संकल्पनात्मक मॉडल आरडीए का आधार बनाते हैं। ठीक है, तो एफआरबीआर और एफआरएडी ये आरडीए का आधार बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी तक करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू AACR 2 द यूज ऑफ सी एंड सी आल्सो रेफरेंस इज रिकमेंडेड। जो सी एंड सी आल्सो है ना, टू डायरेक्ट द रीडर फ्रॉम वन हेडिंग टू अनदर। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर 32 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि ज्ञान के अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है। तो ज्ञान अमूर्त होता है, अंतरणीय होता है और सतत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर 33 का, सिंपल था। 34 में चलेंगे। 34 में कह रहे हैं अंडर द ऑर्डर ऑफ मैन क्लासेस जनरली इज डिफाइंड एज वर्क्स दैट कैन नॉट लॉजिकली बी असाइन टू अ सिंगल क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। सिंगल क्लास को जो वर्क असाइन नहीं हो पाता है ना, वो जनरली क्लास में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर 34 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में क्या कह रहा है, 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन पठनीय संचार फॉर्मेट नहीं है। तो AACR 2 है जो मशीन पठनीय नहीं है। CCF, यूनिमार्क और मार्क तीनों मशीन पठनीय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्गीकरण योजना किसी वस्तु को अनेक विशेषताओं में निर्दिष्ट करने की सुविधा देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट आंसर फेसिटेटेड। ओके, फेसिटेड
फेसेटेड जो फलकित प्रकार की वर्गीकरण योजना जो होती है ना, वो किसी वस्तु को अनेक अभिलक्षण विशेषताओं में निर्देश करने की सुविधा देती है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम फर्स्ट ग्रामरिंग किसे माना जाता है? तो WCB शेयर्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में कह रहा है प्रसूचीकरण में संस्थिति कॉलोकेशन के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो एक ही लेखक की कृतियों को एक साथ समूहीकृत करना। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में कह रहा है व्हाट डज द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC प्राइमरीली एड टू अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। UDC है ना, प्राइमरीली एड टू अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी एबिलिटी टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है व्हाट इज द मेन कैपेबिलिटी ऑफ द डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द मेन कैपेबिलिटी ऑफ द डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन की मेन कैपेबिलिटी क्या है? उसकी कैपेबिलिटी है इट डेवलप्स अ मेथोडोलॉजी फॉर डिजाइनिंग स्कीम्स विथ ग्रेटर डिटेल एंड एक्यूरेसी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है UDC की उत्पत्ति किस वर्गीकरण की पद्धति से हुई है? तो UDC की जो उत्पत्ति है ना, सबको मालूम है, DDC जो मेलविल डीबी ने बनाई थी उससे, मेलविल डीबी सर से परमिशन लेके पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोल्टर ने UDC की पद्धति को वर्गीकृत किया था। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है अ की डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन ऑक्सिलरीज एंड स्पेशल ऑक्सिलरीज इन UDC इज दैट। जो कॉमन ऑक्सिलरी और स्पेशल ऑक्सिलरी इन UDC होती हैं उनके बीच की डिस्टिंक्शन बिटवीन की डिस्टिंक्शन क्या होता है? तो कॉमन ऑक्सिलरीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, स्पेशल ऑक्सिलरीज आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी से इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है नोटेशन प्रिजर्व्स द सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स अरेंज एंड चेन डिटरमाइन इन द। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आइडिया प्लेन। ओके, नोटेशन होता है ना, प्रिजर्व करती है, क्या करती है? सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स अरेंज एंड चेन डिटरमाइन इन द आइडिया प्लेन। जो आइडिया प्लेन में सोचा होता है क्वेश्चन नंबर 42 का ए द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं इंटर लाइब्रेरी लोन में प्रसूची की क्या भूमिका है? तो उसकी भूमिका क्या, इंटर लाइब्रेरी लोन में प्रसूची की क्या भूमिका होती है? सबको पता ही है, अन्य पुस्तकालयों में संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर शुड अ बायोग्राफी बी क्लासिफाइड। जो क्लासिफिकेशन के सिद्धांत के अनुसार वेयर शुड अ बायोग्राफी क्लासिफाइड, बायोग्राफी को कहाँ क्लासिफाइड करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ द पर्सन फीचर्ड। ओके, द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ द पर्सन फीचर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 45 का। ये क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 में क्या कह रहा है? कह रहा है ज्ञान संगठन में विषय की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? जो ज्ञान संगठन होता है ना, उसमें विषय की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? विस्तार और तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द UDC। UDC को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? तो कंबाइंस फीचर ऑफ यूनिमरेटिव एंड फैसिलिटेटिव सिस्टम। ठीक है, यूनिमरेटिव एंड फैसिलिटेटिव सिस्टम दोनों को कंबाइंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 47 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम। जो एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम होती है ना, उसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो गाइडेड बाय पोस्टुलेट्स एंड प्रिंसिपल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का। तो पोस्टुलेट्स और प्रिंसिपल के द्वारा गाइडेड होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है?
तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है, सबको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट इन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्टेट। जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्टेट में लिटरेरी वारंट सिद्धांत जो होता है क्या करता है? वो करता है अ सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड ओनली इफ सफिशिएंट पब्लिश्ड लिटरेचर एग्जिस्ट ऑन इट। ठीक है, जो अ सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड ओनली इफ सफिशिएंट पब्लिश्ड लिटरेचर एग्जिस्ट ऑन इट। ओके, क्लियर हो गया होगा। अ सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड ओनली, सब्जेक्ट को जो है तभी इंक्लूड करना चाहिए जब सफिशिएंट पब्लिश लिटरेचर एग्जिस्ट, जब उसका पर्याप्त जो है लिटरेचर साहित्य पब्लिश हो चुका हो। तो ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट आंसर इजी था ये। चलिए क्वेश्चन यहाँ तक जो है ना, क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका है। और मतलब आरआरबी जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट से थे और 50 जनरल पार्ट से थे। अगर मैंने लाइब्रेरी का जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक करवा दिया है, आप लोग बोलेंगे कि सर ये जनरल पार्ट भी करवाइए, तो मैं कमेंट करके बताइए जनरल पार्ट करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, कि ओनली लाइब्रेरी पे फोकस करूँ। अगर आप लोग जनरल पार्ट के लिए भी बोलेंगे तो मैं जनरल पार्ट भी एक सॉल्यूशन करवा दूंगा। और नहीं तो अगर आप बोलेंगे कि सर आप लाइब्रेरी पे ही फोकस रहिए, तो मैं लाइब्रेरी फोकस तो फुल ही हूँ और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और काफ़ी टाइम से सब्जेक्ट के बारे में अच्छी पकड़ बना ली है। तो आप लोगों को जितनी मदद कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। तो टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मुझे पता चले कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, या कुछ बदलाव करना है, आप बताइए पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको जो पेपर लेके आ रहा हूँ वो सही है या नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं है, या कुछ चेंजेस करने हैं वो भी बताइए। आप लोग झिझकिए नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियरली बताइए। ठीक है, क्लियरली बोलिए आप लोग, ओके, कि क्या चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो पेपर है ना आरआरबी लाइब्रेरियन, जो कि 12 सितंबर को हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।